सबसे पहले पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे इनके आ गए हैं। आय में करीब 3% का उछाल देखा गया है। और कंपनी की नए क्लाइंट जोड़ने की आखिर रणनीति क्या है? मौजूदा ग्लोबल हालात जिस तरह से उभरते हुए दिखाई दे रही हैं, इस सिनेरियो में डिमांड का ट्रेंड कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? विस्तार से बात करते हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम के CFO सुनील सप्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में सुनील साहब। और क्लियरली जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं नतीजे, क्या लगता है आपको किस आने वाली तिमाहियों में पूरी मूवमेंट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? 3.1 CC की ग्रोथ यहाँ पर फिलहाल दर्ज जो की गई है, इस लिहाज से ओवरऑल हेडविंड्स को ध्यान में रखते हुए अब आपका डायरेक्शन किस तरफ है? जी, तो ये जो क्वार्टर था जिसमें आप देखेंगे कि सीजनलिटी जो है फरलोस का वो चलते रहता है, लेकिन डिस्पाइट द सीजनल इम्पैक्ट ऑफ फरलोस वी हैव बीन एबल टू ग्रो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली, 3.1% जैसा आपने कहा कांस्टेंट करेंसी में। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा, हमने अच्छे डील विंस अनाउंस किए थे। तो ये क्वार्टर में वो डील विंस का अच्छा रैंप अप हुआ है। आपने देखा होगा कि हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में हमारा रेवेन्यू 16.6% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में डिस्पाइट द इम्पैक्ट ऑफ फर्लोज द रेवेन्यू डिप इज मार्जिनल ऑफ 0.7% ओनली। और सॉफ्टवेयर हाईटेक जो तीसरा सेगमेंट है हमारा, उसमें भी फर्लोज का इम्पैक्ट रहता है, लेकिन उसमें भी मार्जिनल ग्रोथ है। तो इसके चलते तीनों वर्टिकल्स में we have been able to work, in a manner that the total revenue growth of 3% could be achieved. सुनील जी, ये बताइए कि ओवरऑल डिमांड आउटलुक में कितनी तब्दीली आपको आती हुई दिखाई दे रही है? क्लाइंट्स के जो बजट हैं वो करंट ईयर 24 को लेकर किस तरह से कम होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? ग्रोथ रेट में धीमापन किसी भी तरह से इसका अंदेशा है? देखिए, डिमांड एनवायरनमेंट तो लास्ट मेरे ख्याल में 3-4 क्वार्टर्स से अनसर्टन, फ्लूइड, वॉलेटाइल, जो भी आप कहो वैसे चल रहा है। और इसके 2-3 कारण हैं जो आप देखेंगे। अगर क्लाइंट्स ने कोविड टाइम में काफी ज्यादा आईटी स्पेंड किया था, अभी वो उसको रिव्यू करके ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दैट स्पेंड। दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, और यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ गए थे, उसके चलते जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट जो रहता है मार्केट में, ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा सा वीक था। इसके लिए क्लाइंट्स जो हैं उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा इलोंगेट हो जाता है ये ऐसे टाइम में। सो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल्स फनल को कैसे बढ़ाएं, and how we can, you can say, work on multiple deals so that while the deal making, the decision cycle is longer, still some of the deals do fructify during the quarter, and every quarter that has been the attempt, and then the next quarter onwards we work on the ramp up of the deals. ये बताइए हमें कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो यूरोप काफ़ी वीक रहा है। किस तरह से तमाम आपके ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ट्रेंड्स में तब्दीली हो रही है अब? बीएफएसआई की इंप्रूवमेंट स्लो रहेगी मेरे ख्याल में। हमारे जो 3 सेगमेंट्स हैं उसमें हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस विल बी मोर prominent in growth, followed by software high tech, and BFSI will sort of come after that and may take a couple of more quarters before it starts seeing the growth. And जहां तक geography की आपने बात की, you're right that Europe has been softer for us this quarter, and we are working very hard to see how Europe revenues can grow. We have definite plans to grow revenue in Europe, but there is action to be done in the market, and we are working on that. थोड़ा सा आपका जो क्लाइंट मैट्रिक्स है उस पर हम बात करते हैं, जहां पर कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से आपके टॉप क्लाइंट्स की अगर हम बात करें। नंबर में भी कुछ कमी हुई है यहाँ पर आपके क्लाइंट्स लिस्ट में। अब ये बताएं
क्लाइंट कंट्रीब्यूशन और मेट्रिक्स को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से जो आपके टॉप क्लाइंट्स हैं उनकी जगह को बढ़ने के लिए आपने और क्या नई क्लाइंट लिस्ट के बारे में सोचा है? नहीं, एक्चुअली अगर आप एक 4 quarters का पीरियड देखेंगे तो whether 1 million plus 5 million plus all the numbers have grown. What has happened in this quarter is because of the furloughs there is a movement of clients from one bucket to another bucket, and which is where you see slight movement in the top 10 plus 10 to 20 20 to 30 that kind of buckets. लेकिन आप अगर 1 million plus clients देखेंगे तो वो continuously grow हो रहे हैं. Today we have 176 clients which are more than 1 million plus, and that's something that we have been continuously working on. दूसरा, आप अगर देखेंगे जो टीसीवी एसीवी रेशियो है वो भी आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते नजर आएगा. तो उसमें द कन्वर्जन ऑफ टीसीवी टू एसीवी, the number of years that we are booking the deals, that is also something that consistently has been improving, and you will see more clients coming in 1 million plus category on an ongoing basis. That is how you should look at that metric. मार्जिन्स आपके काफ़ी हेल्दी रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 14.5% के आसपास, लेकिन इन मार्जिन्स को आप कितना सस्टेन कर पाएंगे, कितना बरकरार रख पाएंगे? आउटलुक ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर आपका? मार्जिन्स इनफैक्ट आपने सही कहा, जो सिचुएशन मार्केट में है उसको आई मीन बैलेंस करने के लिए, particularly on the revenue growth side, we have invested in sales and marketing. And as you know, more number of people are also now back in the offices. तो इसके चलते SG&A expenses जो है वो हमारे slightly higher हैं. So as we go forward, there will be two benefits that we will derive. One is on the fact that the SG&A expenses will get spread over a larger revenue base. और दूसरा ये है कि the efforts that we are doing in sales and marketing, as the demand environment starts improving, say after a few quarters, that will also help us. The third aspect is we are working on is the improvement of utilization. आपने देखा होगा यूटिलाइजेशन हमारा 81.5% है, तो इसमें भी वृद्धि की गुंजाइश है. तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं टू ग्रो द मार्जिन एज वेल. शुक्रिया सुनील जी, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से नतीजों पर हमसे आज बातचीत की. मैं पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तान जिंक के बारे में और परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों को वो कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक परसिस्टेंट के नतीजे हैं, स्टॉक प्राइस में आज दिख ही रहा है कि स्टॉक ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है, और जो उनका टीसीवी है, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इस टाइम ऑल टाइम हाई $521 मिलियन का जो उन्होंने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिक्लेयर किया है, वो काफी पॉजिटिव है. दूसरा, जो स्टॉक स्प्लिट भी हो रहा है वो भी पॉजिटिव है. तो मेरी सलाह रहेगी कि 8,000 रुपए के लेवल के आसपास बिल्कुल परसिस्टेंट सिस्टम में बाइंग करना चाहिए. जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की बात है, ऑलरेडी स्टॉक में काफी प्रेशर है. अपने 52 वीक क्लोज से 20 रुपए ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कोई नंबर्स में भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं थे. रेवेन्यू में भी हमने फॉल देखा. जिंक के जरूर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कम किया, बट ओवरऑल डिमांड जो आउटलुक है अभी भी इम्प्रूव होना बाकी है. तो मुझे लगता है अभी भी प्रेशर बना रहेगा स्टॉक पे, तो इसको अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी. चलिए, इसी के साथ आशीष, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया.